तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक पार्टी में कोल अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा होता है। उसका भाई तो उसे मिल जाता है, लेकिन उसकी पीठ पर चोट के निशान होते हैं और वो बहुत अजीब बातें कर रहा होता है। डकेट कहता है, मुझसे पापा कह रहे थे कि तुम बहुत लोगों को चोट पहुंचाने वाले हो। कोल कहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो डकेट, पापा को बीते हुए बहुत समय हो गया है। इसके बाद कोल डकेट को घर ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक डकेट कोल की छाती में एक चाकू गाड़ देता है और खुद को भी उसी चाकू से मार डालता है। इसके बाद कहानी में 17 साल की मिया को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ रिया की ड्रग ओवरडोज से हुई मौत और अपने पिता मैक्स के साथ अच्छे रिश्ते न होने के कारण जूझ रही थी। एक दिन मिया अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड के भाई राइले को लेकर इनके घर जा रही होती है, जब अचानक इन्हें रास्ते में बुरी तरह से घायल कंगारू दिखता है, जो तड़प रहा होता है और किसी भी वक्त मरने वाला होता है। राइले मिया को कहता है, ये बच नहीं सकता, कम से कम हम इसे इसके दर्द से तो मुक्ति दे ही सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम इसे मार देते हैं। मिया अपनी गाड़ी से इस कंगारू को कुचलने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। इसके बाद मिया, जेड और राइली हेली और जॉश की छोटी सी पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। इनकी इस पार्टी का मुख्य आकर्षण था एक कटा हुआ असली हाथ, जिससे हाथ मिलाकर मुझसे बात करो कहने पर इंसान आत्माओं से बात कर सकता था, और तुम मेरे अंदर प्रवेश कर सकते हो कहने पर उस आत्मा को अपने शरीर पर कब्जा करने दे सकता था। इस कनेक्शन को 90 सेकंड के अंदर तोड़ना जरूरी था, नहीं तो यह आत्मा उस इंसान के शरीर से कुछ समय के लिए चिपक जाती थी। इस पार्टी में पहुंचकर मिया सबसे पहले तैयार हो जाती है इस चीज को आजमाने के लिए। हेली एक कैंडल को जलाता है और कहता है कि इस कैंडल को जलाकर हम आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल सकते हैं, और इसे बुझाने पर वो रास्ता बंद हो जाएगा। जॉश मिया को एक कुर्सी से बहुत टाइटली बांध देता है। मिया कहती है, तुमने मुझे बहुत टाइट बांध दिया है। जॉश कहता है, यकीन मानो ऐसा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मिया जैसे इस कटे हुए हाथ से अपना हाथ मिलाती है और मुझसे बात करो कहती है, उसे एक बहुत अजीब से बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डरकर चीख पड़ती है। मिया हेली से कहती है, ये क्या था? हेली कहता है, मैं नहीं जानता, ये आत्माएं हर बार बदल जाती हैं। उधर जेड, जिसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, कहती है, मिया तुम ये क्या मजाक कर रही हो, प्लीज ये सब बंद करो। मिया जेड से कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, रुको मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाती हूँ। एक बार फिर मिया इस हाथ को पकड़ती है और उस मंत्र को बोलती है। इस बार एक डरावनी औरत की आत्मा उसके सामने बैठी होती है। फिर मिया कहती है, तुम मेरे अंदर प्रवेश कर सकती हो। तभी मिया एक झटके से अपनी कुर्सी पर पीछे गिरती है। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी और काली हो चुकी थी। इस पार्टी में मौजूद सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। मिया इन सभी को देखकर बड़े ही डरावने तरीके से हंसने लगती है और फिर अचानक हंसना बंद कर देती है। फिर एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो रहा वो। फिर मिया राइली की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, वो देखो वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा, वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। तभी हेली कहता है, 83 सेकंड्स हो गए हैं, जॉश मिया के हाथ से उस हाथ को अलग कर दो। जॉश हाथ को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। मिया अब जोर जोर से उन्हीं शब्दों को कहने लगती है, वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा, वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। तभी हेली फिर से कहता है, 90 सेकंड से ज्यादा हो गए हैं, हमें मिया को इस हाथ से अलग करना ही होगा। हेली, जॉश और बाकी लोग बड़ी मुश्किल से मिया को इस हाथ से अलग करते हैं। एक दूसरा लड़का जल्दी से मोमबत्ती को बुझा देता है। कमरे में एकदम शांति हो जाती है। तभी मिया कहती है, ये तो बहुत ही अमेजिंग था, और हंसने लगती है। बाकी सभी लोग भी हंसने लगते हैं, लेकिन राइली और जेड इस चीज से बहुत डर जाते हैं और मिया भी अंदर ही अंदर इस चीज से घबरा गई होती है। रात को राइली पार्टी वाली घटना से बहुत डर जाता है और पहले अपनी बहन जेड के पास सोने जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो मिया के पास जाता है, मिया उसे अपने पास सुला लेती है। इसके बाद राइली पूछता है, आपकी माँ की मौत कैसे हुई थी? मिया कहती है, मेरी माँ ने एक रात गलती से बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा ली थी। मेरे पापा बाहर ड्राइंग रूम में सो रहे थे। सुबह जब पापा बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल पाए, तब हमें उनकी मौत का पता चला। राइली कहता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मिया कहती है, असल में माँ दरवाजे के पास ही मरी थी। उनके नाखूनों में दरवाजे की लकड़ी के टुकड़े फंसे हुए थे। उन्होंने कोशिश की हमसे मदद मांगने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। राइली कहता है, मिया जेड ने बताया था आप बहुत डिप्रेशन में चली गई थी इसके बाद। मिया कहती है, हाँ थोड़ी अकेली पड़ गई थी। राइली कहता है, मिया आप चिंता मत करो, मैं और जेड आपके पास हमेशा रहेंगे। बाद में राइली मोबाइल देखते देखते ही सो गया होता है, जब मिया उसके हाथ से मोबाइल निकाल कर रख देती है और उसे प्यार करती है और सो जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एक सड़ा गला हाथ भी राइली को प्यार करने लगता है। अगले दिन रात को ये सभी लोग जेड के घर इकट्ठा होते हैं,
क्योंकि जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी इस हाथ को महसूस करना चाहता था। जॉश सभी को बताता है कि ये एक असली हाथ है जिसे काट कर प्रिजर्व कर दिया गया था। हेली भी कहता है, मैंने सुना है कि इस दुनिया में ऐसा एक हाथ और है। इसके बाद सिर्फ जेड और राइली को छोड़कर बाकी सभी लोग बारी बारी इस हाथ को पकड़कर आत्माओं को अपने अंदर बुलाने लगते हैं, जैसे कि ये कोई मजाक या कोई खेल हो। ये सब करते हुए इन्हें काफी देर हो जाती है। आखिर में राइली भी कहता है, मुझे इस चीज को ट्राई करना है, लेकिन जेड कहती है, नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम ये चीज नहीं कर सकते। जिसके कारण इन दोनों में बहुत लड़ाई हो जाती है और जेड वहां से चली जाती है। फिर राइली मिया को कहता है कि प्लीज आप तो मेरी बात सुनो, 90 सेकंड नहीं तो कम से कम 50 सेकंड ही मुझे इस चीज को ट्राई करने दीजिए। मिया, जॉश और हेली मान जाते हैं। राइली हाथ को पकड़ता है और कहता है, मुझसे बात करो। वो सामने बैठी आत्मा को देखकर एकदम डर जाता है। मिया कहती है, डरो मत राइली, उसे अपने अंदर आने दो। फिर राइली कहता है, तुम मेरे अंदर प्रवेश कर सकती हो। अगले ही पल राइली की आंखें काली हो जाती हैं और वो तड़पने लगता है। फिर वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर एकदम से राइली मिया की तरफ देखकर कहता है, मी, मेरा यकीन करो बेटा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती थी। मिया एकदम चौंक पड़ती है। तभी हेली कहता है, 50 सेकंड हो गए। लेकिन मिया हेली को रोक देती है और कहती है, नहीं, प्लीज रुक जाओ, ये मेरी माँ है। फिर राइली के अंदर उसकी माँ रिया की आत्मा मिया से कहती है, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। लेकिन अचानक से राइली तड़पने लगता है और फिर एकाएक अपने सर को टेबल पर पूरी तरह से मारता है, जिसके कारण उसका सर फट पड़ता है और खून बहने लगता है। फिर राइली एकदम से अपनी दाईं आंख को निकालने लगता है। डरी हुई मिया राइली को रोकते हुए कहती है, ऐसा मत करो राइली, प्लीज रुक जाओ। हेली कहता है, उसके हाथ को उस हाथ से जल्दी अलग करो। जॉश भी फटाफट मिया की मदद करने लगता है। इनकी चीखने की आवाज़ों को सुनकर जेड भी कमरे में वापस आ जाती है और तभी राइली अपने आप ही कुर्सी के साथ खिंचता हुआ पीछे की खिड़की से जा टकराता है, जिसके बाद वो फिर से बगल में पड़े टेबल पर अपने सर को जोर जोर से मारने लगता है। जेड दौड़ते हुए राइली के सर और टेबल के बीच में अपने हाथ को दे देती है ताकि उसे और चोट न लगे। इस कारण जेड को हाथ में बहुत चोट आती है और राइली बेहोश होकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। जेड तुरंत सभी को मदद बुलाने के लिए कहती है। मिया इस घटना से बुरी तरह डर जाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। उसके पीछे हेली जॉश से कहता है कि हमें सभी को ये समझाना होगा कि इस हाथ के बारे में पुलिस को पता नहीं लगना चाहिए। मिया बाथरूम की तरफ जा रही होती है जब उसे अचानक कमरे के बाहर दरवाजे पर अपनी माँ खड़ी दिखाई देती है। वो फिर से ध्यान से देखती है, वहां कोई नहीं होता। मिया बाथरूम में अपने खून से सने हाथों को धोने लगती है जब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। सभी लोग उस हाथ के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताते। इसके बाद मिया के पिता मैक्स उसे घर ले आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि वहां आखिर हुआ क्या। मिया कहती है, कुछ नहीं पापा। मैक्स कहते हैं, मुझसे सच कहो बेटी। मिया कहती है, हाँ, जैसे आपने मुझसे माँ की मौत के बारे में सच कहा था वैसे ही ना। मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अपना बैग खोलकर उस हाथ को बाहर निकालती है। उधर हॉस्पिटल में जेड और इनकी माँ सू राइली के पास बैठे होते हैं जब अचानक डैनियल अंदर आता है और जेड को बाहर आने के लिए कहता है। जेड बाहर आती है जहां मिया खड़ी होती है। मिया जेड से कहती है, कैसा है राइली? जेड कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मिया। मिया कहती है, कैसी बात कर रही हो जेड? फिर वो राइली को मिलने के लिए अंदर जाने लगती है। राइली बेहोश पड़ा होता है और उसका चेहरा बुरी तरह से सूजा हुआ होता है। मिया को देख सू बाहर आती है और उससे कहती है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मिया कहती है, सू, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सू कहती है, बताओ मुझे, तुमने इसे क्या खिलाया था जिसके कारण इसने ये सब हरकत की? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मिया रोते हुए जाने लगती है कि तभी उसे शीशे में अपनी माँ खड़ी दिखाई देती है। वो एकदम से पीछे देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो फिर से शीशे में देखती है, उसकी माँ कहीं जाने लगती है। मिया भी उनका पीछा करने लगती है। मिया अपनी माँ की आत्मा का पीछा करते हुए एक रेस्टरूम में पहुंचती है। वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक एक टॉयलेट का दरवाजा बड़ी जोर से बंद होता है। मिया एकदम से रोते हुए इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है और कहती है, माँ प्लीज मुझसे बात करो, मेरी मदद करो प्लीज। मिया को अंदर से उसकी माँ की आवाज भी आती है लेकिन वो उसे दरवाजा खोलने ही नहीं देती। बड़ी मुश्किल से मिया दरवाजा खोल देती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। मिया बुरी तरह से रोते हुए हॉस्पिटल से जाने लगती है जब डैनियल वहां आ जाता है। मिया को रोता देख डैनियल उसे घर छोड़ने चला जाता है। मिया रास्ते में डैनियल से कहती है, क्या तुम प्लीज आज मेरे साथ रुक जाओगे? मैं आज अकेले नहीं रहना चाहती।
घर पहुंचकर ये दोनों आपस में काफी देर बातें करने के बाद एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद अचानक मिया एक सपना देखती है जिसमें वो डैनियल को किस कर रही होती है और फिर उसे अपनी माँ की लाश दिखती है। फिर अचानक उसे दरवाजे को नाखून से खुरचने की आवाजें आने लगती हैं। वो अपने हाथों को देखती है, उसके हाथों के नाखून पर लकड़ी के टुकड़े फंसे हुए होते हैं जैसे उसकी माँ के थे। मिया इस सपने से डरकर उठ जाती है। तभी वो अपने कमरे के कोने में देखती है जहां से एक बूढ़ी औरत की आत्मा इन दोनों के पास आती है और फिर अजीब ढंग से डैनियल के पैरों को चाटने लगती है। मिया डर के मारे चीख चीख कर डैनियल को उठाने लगती है। अगले ही पल डैनियल उठ जाता है और देखता है कि मिया उसके पैरों को चाट रही होती है। डैनियल डर के मारे बिस्तर से उठ जाता है। मिया भी अपने होश में आ जाती है और चीखते हुए कहने लगती है, डैनियल, वो आत्माएं हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। डैनियल कहता है, मिया क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे पैरों को अजीब ढंग से चाट रही थी। मिया कहती है, नहीं डैनियल, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। लेकिन डैनियल ये कहकर वहां से चला जाता है। मिया डैनियल के जाने से बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वो उस हाथ को बाहर निकालती है और अपनी माँ को याद करते हुए उन मंत्रों को बोलने लगती है जिससे आत्मा आती थी। अगले ही पल वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी माँ की आत्मा उसके सामने बैठी होती है। मिया रोते हुए कहती है, माँ क्या तुमने खुद को मारा था? रिया कहती है, नहीं बेटी, मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे पास हूँ हमेशा। तभी रिया अजीब ढंग से मिया को देखती है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए चमकती है जैसे वो मिया को सम्मोहित कर रही हो। फिर वो कहती है, मिया रायली को मदद की जरूरत है। मिया भी सर हिलाती है और इसके बाद मिया बिस्तर पर अपनी माँ की आत्मा के साथ सो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में रायली को थोड़ा होश आ गया होता है। उसकी बहन जेड उसके शरीर को एक गीले टॉवल से साफ कर रही होती है कि तभी अचानक रायली जेड के हाथ को काटने लगता है। जेड अपने हाथ को छुड़ाकर दूर होती है जिसके कारण रायली नीचे फर्श पर गिर जाता है और फिर वो हंसते हुए अपने सर को बुरी तरह से दीवार पर मारने लगता है। जेड चीख चीख कर अपनी माँ को बुलाने लगती है। रायली के सर से खून बहने लगता है जिसे वो बहुत गंदे तरीके से फर्श पर चाटने लगता है। अगले ही पल वहां हॉस्पिटल का स्टाफ पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से संभालता है। इस घटना के कुछ समय बाद ये सारे दोस्त जॉश के घर पर मिलते हैं जहां मिया जेड से रायली का हालचाल पूछती है। जेड सभी को बताती है कि उसका भाई जब भी होश में आ रहा है वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। जॉश कहता है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मिया और रायली ही वो दो लोग हैं जिन्होंने 90 सेकंड के मार्क को पार किया है। मुझे लगता है शायद वो आत्मा अभी भी रायली के अंदर है। मेरे दोस्त डकेट ने मुझे जब ये हाथ दिया था तो उसने मुझे कहा था कि अगर आत्मा के तुम्हारे अंदर रहते हुए तुम मर गए तो तुम्हारा शरीर उस आत्मा का हो जाता है। तभी मिया कहती है, क्या तुम में से किसी को अभी भी आत्माएं दिख रही हैं? जॉश और हेली मिया की बात सुनकर चौंक पड़ते हैं। मिया कहती है, मुझे अपनी माँ की आत्मा दिख रही है। जॉश कहता है, उस दिन हम सबने आत्माओं को अपने शरीर के अंदर बुलाया था। हम में से किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो रहा। आखिर तुम्हें ही क्यों आत्माएं दिख रही हैं? और तुमने तो अपनी माँ की आत्मा को अपने शरीर के अंदर बुलाया भी नहीं था, वो तो रायली के शरीर के अंदर गई थी। तभी जेड कहती है, जॉश तुम कह रहे थे ना उस दिन डकेट ने यह भी बताया था कि ये आत्माएं कई बार आपके किसी करीबी की आत्मा बनने का ढोंग भी कर लेती हैं। तभी मिया कहती है, ये डकेट कौन है? जॉश बताता है कि इस लड़के ने मुझे यह हाथ दिया था। उसने कहा था कि मुझे इस हाथ के बिना ही अब आत्माएं दिखने लगी हैं, इसलिए तुम ये हाथ रख सकते हो। इसके कुछ समय बाद उसने अपने बड़े भाई के सीने में चाकू मार दिया था और खुद भी मर गया था। मिया कहती है, हमें इसके बड़े भाई से मिलना होगा। ये सभी कोल से मिलने पहुंचते हैं लेकिन वो इन सभी से बात करने से साफ मना कर देता है और बस में चढ़ जाता है। ये सभी भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाते हैं। मिया कोल से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ अपने किसी करीबी को खोना क्या होता है। कोल कहता है, डकेट ने जिन आत्माओं को अपने अंदर घुसने दिया उन्होंने उसे पागल कर दिया। अगर उसने उस हाथ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया होता तो वो आत्माएं चली जाती। जेड कोल को बताती है कि उसके भाई रायली की भी हालत बहुत खराब है इस हाथ के कारण। कोल चौंकते हुए कहता है, तुमने एक छोटे बच्चे को ये करने दिया? फिर कोल कहता है, चिंता मत करो, कुछ समय बाद ये आत्माएं कमजोर हो जाती हैं और खुद ही चली जाती हैं। जेड कहती है, नहीं कोल, वो आत्माएं मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रही हैं। शायद वो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। कोल कहता है, जॉश हो सके तो और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर जेड बस से उतर जाती है और बाकी लोग भी उसके पीछे बस से नीचे उतर जाते हैं। मिया जेड को रोकती है। जेड मिया पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें रायली को ये सब करने नहीं देना चाहिए था। फिर मिया कुछ सोचते हुए कहती है, तुम में से किसी को याद है हमने कैंडल को रायली के टाइम पर बुझाया था कि नहीं? किसी को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। मिया कहती है, हो सकता है शायद हमने रायली के समय पर कैंडल को नहीं बुझाया, इसलिए वो आत्मा रायली के अंदर अभी भी है।
हम दोबारा से इस हाथ का इस्तेमाल रायली के ऊपर करते हैं और कैंडल को बुझा कर देखते हैं। जेड कहती है तुम पागल तो नहीं हो गई? मिया कहती है जेड हमारे पास रायली को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। अगले ही पल डैनियल, जेड और मिया हॉस्पिटल में रायली के पास पहुंच जाते हैं। मिया बैग से उस हाथ को निकालती है और डैनियल कैंडल को जला देता है। फिर मिया उस हाथ को रायली के हाथ से मिलाकर मंत्रों का उच्चारण करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये लोग फिर कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। मिया कहती है मुझे लगता है शायद रायली की आत्मा अपने शरीर से अलग हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, रायली की आत्मा से बात करने की कोशिश करती हूँ। जेड कहती है नहीं मिया, ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन मिया उस हाथ को पकड़कर कहती है रायली मुझसे बात करो। लेकिन रायली की जगह एक छोटी बच्ची की आत्मा वहां आ जाती है। मिया उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इस लड़के की आत्मा के बारे में बता सकती हो? वो छोटी बच्ची कहती है मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। फिर वो बच्ची कहती है मेरे अंदर तुम प्रवेश कर सकती हो। अगले ही पल मिया को एक जोर का झटका लगता है और फिर उसे दिखता है कि रायली की आत्मा बहुत सारी आत्माओं से घिरा हुआ होता है और उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा ने बुरी तरह से पकड़ रखा होता है। रायली दर्द से बुरी तरह चीख रहा होता है। ठीक उसी वक्त जेड मिया को उस हाथ से अलग कर देती है। मिया वापस आ जाती है और रोते हुए बताती है कि रायली की आत्मा बहुत मुसीबत में है। जब तक वो आत्मा रायली को मार नहीं देगी वो नहीं रुकने वाली। मिया इस घटना के बाद घर पहुंचती है, जहां उसके पिता मैक्स उन्हें कहते हैं कि बेटी तुमने उस दिन सही कहा था कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं। फिर वो मिया को उसकी माँ रिया की सुसाइड से पहले लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं। मिया रोते हुए कहती है नहीं पापा, मुझे माँ ने कहा था कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया। फिर मिया बुरी तरह से रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है। तभी एक शीशे में मिया को अपनी माँ की आत्मा दिखती है जो कहती है मिया ये सच नहीं है। मिया एकदम चौंक पड़ती है और वो अपने पिता से दूर होते हुए कहती है पापा मैं अभी आई। अपने कमरे में आकर मिया अपनी माँ की आत्मा से बात करने लगती है जो कहती है कि वो तुम्हारे पिता मैक्स नहीं है बेटी। तभी मिया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। बाहर से मैक्स की आवाज आती है जो मिया को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। रिया की आत्मा कहती है बाहर कोई बुरी आत्मा है जो तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हें मारना चाहती है। उधर मैक्स नीचे के कमरे में ही बैठे होते हैं जो मिया के बैग की तलाशी लेने लगते हैं। ऊपर कमरे में रिया की आत्मा मिया से कहती है कि तुम्हें रायली को मारना होगा बेटा, वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है, तुम्हें उसे उसके दर्द से मुक्ति दिलानी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तभी मिया को रायली रिया की आत्मा के पीछे तड़पता दिखता है और उसी वक्त मैक्स बाहर से चीखता है दरवाजा खोलो। मिया कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। तभी मैक्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ये मैक्स ही होता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद होती हैं और पूरा चेहरा सड़ा हुआ होता है। मिया पूरी तरह से डर के मारे चीख पड़ती है। नीचे मैक्स भी मिया की चीख सुन लेते हैं। वो भूत मिया पर हमला कर देता है और उसका गला घोटने लगता है। मिया अपने आप को बचाने के लिए पास में फर्श पर पड़े कैंची को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। मैक्स भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि मिया जमीन पर बुरी तरह से तड़प रही होती है। वो मिया को पकड़ते हैं कि तभी मिया उस कैंची को मैक्स के गले में मार देती है। मैक्स उसी वक्त मर जाते हैं। अगली सुबह मिया जेड को कॉल करती है और कहती है कि मैं जान गई हूं कैसे हम रायली को बचा सकते हैं। जेड कहती है लेकिन वो अब ठीक हो रहा है मिया। मिया कहती है मैंने रायली को बहुत ही बुरी हालत में देखा था, हमें उसे बचाने के लिए ये करना ही होगा। जेड कहती है तुम करने क्या वाली हो? मिया कहती है मेरे घर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। जेड गाड़ी लेकर मिया के घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन मिया ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है और वो जेड को जाता हुआ देखती है। मिया रायली के कमरे में पहुंच जाती है। फिर वो रायली के हाथ को पकड़कर कहती है मुझे माफ करना रायली। उधर जेड मिया के घर पहुंच जाती है और उसके फोन न उठाने पर अंदर चली जाती है। मिया रायली के पास बैठी होती है कि अगले ही पल रायली के टॉयलेट में खून आने लगता है। मिया चौंक पड़ती है और देखती है कि अब रायली की जगह एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ होता है वो लेटी होती है। वो मिया को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है आखिरकार हम मिल ही गए। मिया कहती है मैं ये सब कुछ खत्म कर रही हूँ। वो बूढ़ी औरत कहती है वो हमारा हमेशा के लिए हो चुका है, तुम उसे नहीं बचा सकती। तुमने तो देखा ही है ना वो किस हालत में था। मिया अपनी जेब से कैंची निकाल लेती है और उस औरत को मारने ही वाली होती है कि तभी बेड पर फिर से उसे रायली लेटा हुआ दिखता है। मिया उसे कैंची नहीं मार पाती और रोने लगती है। तभी उसे कमरे के बाहर वही घायल कंगारू दिखता है जो मरने वाला था। शायद मिया को ऐसा लगता है कि उस कंगारू की तरह रायली भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए तड़प रहा है। उस कंगारू को तो मिया ने नहीं मारा था, लेकिन रायली को वो अब और तड़पता नहीं देख सकती। उधर सू को जेड का फोन आता है। वो उन्हें बताती है कि मिया के पिता जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और तुम अभी रायली के पास जाओ, मिया बहुत खतरनाक हो चुकी है।
सू दौड़ते हुए रायली के कमरे में जाती है। वहां कोई भी नहीं होता। जेड भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो दूर देखती है कि मिया रायली को एक व्हीलचेयर पर लेकर जा रही होती है। अगले ही पल मिया और रायली एक रोड के पास खड़े होते हैं। जेड भी मिया को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। व्हीलचेयर पर फिर से वो बूढ़ी औरत बैठी होती है जो मिया की तरफ देखकर हंस रही होती है। मिया के पीछे उसकी माँ रिया की आत्मा भी आती है और कहती है, बहुत अच्छे बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम ये बहुत अच्छा कर रही हो रायली को उसके दर्द से मुक्ति देकर। तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। वो अब हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। मिया रायली को रोड पर धक्का देने ही वाली होती है कि तभी अपनी माँ की बात सुनकर वो चौंक पड़ती है। वो तुरंत अपने हाथ व्हीलचेयर के हैंडल से हटा लेती है। जेड भी मिया को रोकने के लिए चीख पड़ती है। अगले ही पल रोड पर गाड़ी किसी चीज से टकराती है। ये मिया होती है जो इस गाड़ी से टकराई होती है। मिया को बहुत चोट आई होती है। वो दर्द से करहाते हुए उठती है और देखती है कि जेड रायली को गोद में लिए बैठी होती है। अगले ही पल मिया हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां हॉस्पिटल के लोग रायली को उसके कमरे में लेकर जा रहे होते हैं। वो रायली के पीछे जाने लगती है, तभी वो देखती है कि एक दूसरे कमरे में रायली, सू और जेड बैठकर हंस रहे होते हैं। तभी मिया को उसके पिता मैक्स भी दिखाई देते हैं। वो उन्हें बुलाती है और उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाने लगती है। वो फिर देखती है कि रायली, सू और जेड हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं। मिया उन्हें बुलाती है लेकिन वो नहीं सुनते। फिर मिया अपने पिता मैक्स के पीछे दौड़ पड़ती है जो एक लिफ्ट में चले जाते हैं। अचानक चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा छा चुका होता है। तभी मिया को एक मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है तो उसे वहां एक आदमी अपना हाथ आगे किए हुए बैठा दिखाई देता है। मिया उससे हाथ मिलाती है और अगले ही पल वो कुछ लोगों के सामने बैठी होती है जिनके पास वैसा ही हाथ होता है जिसका इस्तेमाल करके मिया और उसके दोस्तों ने आत्माएं बुलाई होती हैं। असल में मिया की माँ रिया की आत्मा के रूप में कोई और ही बुरी आत्मा मिया को सम्मोहित कर रायली के शरीर को हड़पना चाहती थी। लेकिन ऐन वक्त पर जब रिया कहती है कि रायली अब हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, यही सेम चीज उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने भी कही थी। मिया समझ जाती है कि यह आत्मा उसकी माँ की नहीं। वो रायली को बचाने के लिए खुद गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। और जैसा कि डकेट के भाई कोल ने कहा था कि ये आत्माएं ज्यादा समय तक इंसान के शरीर में नहीं रह सकती, कुछ समय बाद अपने आप ही रायली इन आत्माओं के चुंगल से आजाद हो जाता है और ठीक हो जाता है।